सर, भारत से सटा हुआ जो म्यांमार का बॉर्डर है, वहां पर जिस तरह से म्यांमार की आर्मी अराकान आर्मी पर एयर स्ट्राइक्स कर रही है, दरअसल उनको कैसे देखा जाए, वो भी इस संदर्भ में कि अभी 1 महीने पहले म्यांमार के राष्ट्रपति भारत के दौरे पर आए थे और भारत को भरोसा देकर गए थे कि अपनी जमीन का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए हरगिज नहीं होने देंगे। तो ये अब जो कार्रवाई हो रही है उल्फा पर या अराकान आर्मी पर, कैसे देखा जाए? उसे इस तरह से देखना चाहिए कि जो नौटी बच्चा होता है ना, आस पड़ोस का भी या अपने घर का भी, उसे जब पिछवाड़े पे 1 लाख पड़ती है ना, तो वो सीधा चलता है। ये वही म्यांमार का प्रेसिडेंट है जो 2026 अप्रैल के अंदर अंजू जी सत्ता पे आया, और सत्ता पे आते ही पहले महीने के बाद वो सीधा भारत की यात्रा पर आया। उसके बाद वो चाइना भी गया, मगर भारत में आया और भारत में आके जैसे आपने बताया कि उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम म्यांमार की जमीन का उपयोग भारत पर हमले के लिए नहीं होने देंगे। ये क्या दर्शाता है? डोवाल जी से मिला था, मोदी जी से मिला था, बहुत सी बातें हुई होगी, बहुत सी चीजें चली होगी। हमें ये तो समझ में आता है कि काफी चीजें डिप्लोमेटिकली सीधे मुंह से नहीं बोली जाती, कहा जाता है कि भैया समझ जाओ। तो इनको जो समझ में आए वैसी भाषा में समझा दिया गया है। इसका नतीजा आप देख रहे हैं, पिछले 2 दिनों से रखाइन स्टेट में अराकान आर्मी के बेसिस के ऊपर कांस्टेंट बमबारी हो रही है और वहां के रोहिंग्या के ऊपर दहशत आ गई। वो सब दहशत में है कि अगर ऐसे ही बमबारी रोज होती रही तो हम कहां जाएंगे। बांग्लादेश को डर लग रहा है कि 10-12 लाख रोहिंग्या फिर से आ गए तो हम क्या करेंगे। भारत की बॉर्डर पर बीएसएफ एकदम मुस्तैद है, क्योंकि हमारे यहां तो रोहिंग्या जम्मू तक जा चुके हैं। अब ये स्थिति के अंदर दिखता कुछ ऐसा है कि म्यांमार ने अपने सुर बदल दिए। आप देखो, अप्रैल 2026 के 6 महीने पहले भारत ने एक बहुत बड़ी बमबारी की थी, सर्जिकल स्ट्राइक थी। है बहुत से लोगों को पता नहीं, मगर वो रखाइन स्टेट म्यांमार में आया हुआ उल्फा का सबसे बड़ा अड्डा था। उल्फा मतलब कौन? वो प्रकाश बरुआ वाला उल्फा, जो भारत से अलग होने की बात कर रहा था। तो ये भारत के शत्रु वहां बैठे थे। अप्रैल में ये नया प्रेसिडेंट आता है, आके भारत की सरोजमीन पर अनाउंस करता है कि भारत के विरुद्ध कार्य के लिए हम किसी को म्यांमार की जमीन का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। इसका मतलब यह हो गया कि म्यांमार के प्रेसिडेंट को पता चल गया उसके ब्रेड की कौन सी साइड पे बटर लगा हुआ है। तो वो चाइना भी गए। चाइना में उनके पास एक प्रपोजल था, मगर उन्होंने वो साइन नहीं किया। वो क्या था? चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बांग्लादेश के साथ में जोड़ के बनाना था, मगर वो उन्होंने साइन नहीं किया। दूसरी तरफ काफी लोगों को यह बात का ताज्जुब होगा कि अगर भारत 36,000 करोड़ रुपए का आर्म्स एक्सपोर्ट करता है, शस्त्र हथियार की निकाई करता है, तो उसका सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि 28% म्यांमार को बेचते हैं हम लोग। हमारा सबसे बड़ा देश जो हमारे हथियार खरीदता वो फिलीपींस, आर्मेनिया नहीं है, वो म्यांमार है अंशु जी। तो म्यांमार को समझ में आ गया है। उससे तो बड़ी दर्द हो रहा होगा अमेरिका को भी, चाइना को भी। अमेरिका को इसलिए क्योंकि उसने तो अपना CIA का एजेंट वो जो मैथ्यूज वेंडाइक था वो यहीं पर तो भेजा था। वो टूरिस्ट वीजा पर भारत में आया, कोलकाता में उतरता है और अवैध तरीके से म्यांमार का बॉर्डर क्रॉस करके वहां पहुंच गया। वो इन्हीं लोगों को, उल्फा और अराकान आर्मी, इन्हीं के लोगों को तो ड्रोन की ट्रेनिंग दे रहा था यूक्रेनियन के साथ मिलकर। एक दिन पहले आप देखिए उसको पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था। क्या हालत है उसकी? ये तस्वीरें तो अमेरिका को डरा रही होंगी ना, और ऊपर से अब म्यांमार की कार्रवाई। अमेरिका को और CIA को अंशु जी ये तस्वीर बहुत कुछ बता देती है।
जिंदा है, जिंदा है, मगर कुछ करने की हालत में नहीं, चल भी नहीं पा रहा है। गांधी जी के देश में अनशन पे उतरा था, मगर दिन के 2 लीटर दूध पी के। आज इनकी ये हालत हो गई है कि जैसे अंग्रेजी में एक कहावत है अंजू जी, सिंग्स लाइक अ कैनरी। हम कहते हैं ना हिंदी में, तोते की तरह बोलता है। आज वो तोते की तरह बोलता है, और तोते की तरह बोलते बोलते उसने काफी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के राज भी उगले हैं, और साथ में कुछ ऐसी हकीकतें बताई है जिससे हमें समझ में आ रहा है कि ये मैथ्यू वैन डाइक सही में कोई टूरिस्ट नहीं था, कोई फोटोग्राफर नहीं था, वो CIA का बहुत सीनियर पर्सनल था। आप एक चीज को याद रखिए मैथ्यू वैन डाइक पे जाने के बाद, कि CIA के तकरीबन 17 ऑपरेटिव्स को बांग्लादेश में होटलों के अंदर, स्विमिंग पूल्स में, अलग अलग जगहों पे खत्म कर दिया गया है। अबे किसने किया हमें नहीं पता, अज्ञात बंदूकधारी ने किया, रशियन एजेंट्स ने किया, इजरायली लोगों ने किया, क्या किया, किसने किया पता नहीं, मगर उसी के बाद वो भागा था। फिर उन्होंने, मैथ्यू वैन डाइक के बारे में ऐसा कहा जाता है कि फिर उसने यूक्रेनियंस की टोली लेके ड्रोन्स की ट्रेनिंग शुरू की, उसके साथ में ये फर्जी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स के जरिए भारत के अंदर फाइनेंस भगाने के लिए। ये सब बातें बाहर आ रही है एक के बाद एक। आज हमें 6 महीने के अंदर पता चल जाता है। 17-18 मार्च से वो बैठा है अंदर, उसको पकड़ के लाए हैं। आज कौन सा हुआ, 3-4 जुलाई हुई, और काफी चीजें हो गई है। इसके साथ में अंजू जी एक बात तो ये निकल के आ रही है कि 26/11 का जो वाकया था, वो वाकया बहुत गहरी साजिश के तहत हुआ है। ये जो हमारे पीसफुल्स आज निकले हैं ना 61 लोग, जिसमें एक एक्स रॉ चीफ है दुलत साहब जो का वो भी वहां पर रॉ में काम कर रहे थे। और ऐसा कहा जाता है, सुरक्षा एजेंसी के सूत्र ऐसा बता रहे हैं हमें कि मैथ्यू वैन डाइक ने अपना गाना गाते गाते ऐसा कहा था कि भारतीय सिक्योरिटी का एक हनीबी, जिसे हम कहते हैं मोहरा, वो हनीबी के थ्रू पूरी 26/11 की जानकारी दी गई थी।